प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी सागर में। मैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ संधि प्रकरण का भाग 3। अभी तक आपने पहले के वीडियो में संधि प्रकरण भाग 1 पढ़ा है और संधि प्रकरण भाग 2 पढ़ा है। तो आज आप पढ़ेंगे संधि प्रकरण का भाग 3, जिसके अंतर्गत हम स्वर संधि पढ़ेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम संधि प्रकरण के भाग 3 में स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन इंद्र। अब महाधन इंद्र में ये महा में जो आ स्वर है और इंद्र में ई स्वर है। इसका पश्च, इसका पूर्व, इन दोनों स्वरों को मिलाकर जो परिवर्तन हुआ वह है ए, एक ही मात्रा का परिवर्तन, जिससे कि बना महेंद्र। यह विकार संस्कृत में 8 और हिंदी में 5 रूपों में दिखाई देता है। यानी कि स्वर संधि का ये जो परिवर्तन है वो संस्कृत में 8 रूपों में, लेकिन हिंदी में केवल 5 रूपों में दिखाई देता है। अर्थात स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्धि और 5वां अयादि। अब 5 संधियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। संधि प्रकरण भाग 2 में माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो उसको समझने का मुख्य आधार है माहेश्वर सूत्र। क्योंकि जहाँ भी आप पुस्तकों में भी संधि पढ़ते होंगे तो वहाँ भी ब्रैकेट में माहेश्वर सूत्र लिखा रहता है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई रहती है। व्याख्या, जब आप सूत्र की व्याख्या समझ लेंगे तो आप फिर उस संधि को पहचानने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए सूत्रों के आधार पर संधि पढ़ना आवश्यक होता है। अन्यथा जो नियम होते हैं वो नियम बार बार भूल जाते हैं, इधर का उधर मिक्स हो जाता है। तो इसलिए देखिए, स्वर संधि में ये 4 माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ही माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। तो अब यहाँ देखिए, जैसे ये सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अब इस सूत्र की क्या व्याख्या है? अक का सवर्ण आने पर वह दीर्घ हो जाता है। अब आप समझेंगे ये अक क्या है। मैंने सूत्र के समय बताया था, सूत्र पढ़ाते समय आपको बताया था कि अक प्रत्याहार है। सूत्रों से उसको संक्षिप्त करने के लिए प्रत्याहार बनाए गए हैं। अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। जैसे कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो अच के अंदर अच क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। अब उसके अंदर सूत्र के अन्य वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर अक है। देखिए अब अक का क्या मतलब होगा? अक प्रत्याहार का क्या मतलब होगा? अ ई उण रील रिक, जैसे यहाँ से यहाँ तक अक के अंतर्गत आएगा अ क। यहाँ मैंने आपको उस समय ही बताया था कि ये जो अंतिम के वर्ण हैं ये केवल अनुबंध बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनकी गणना और उपयोग दोनों नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये ड़ और क तो केवल अनुबंध बनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, लेकिन ड़ की गणना नहीं की जाएगी। और री जो है वो संस्कृत में आता है, हिंदी में नहीं प्रयोग होता है, इसलिए इसकी भी गणना नहीं की जाएगी। तो बचे कितने वर्ण? अ ई उ री। अब ये जो 4 वर्ण हैं ये अक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अक का सवर्ण आने पर, यानी अ ई उ री का उसके पश्च, उसके आगे के भाग में सवर्ण आने पर वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यानी जैसे अ के बाद आ आया तो वो आ हो जाएगा, अ के बाद आ आया तो भी आ हो जाएगा, आ के बाद आ आया तो भी वह आ हो जाएगा, ई के बाद ई आया तो वह बड़ी ई हो जाएगी, ई के बाद बड़ी ई आई तो भी वह बड़ी ई हो
आज हो जाएगी। बड़ी ई के बाद छोटी ई आई तो भी वह दीर्घ ही होगा, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाना। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण से समझिए, जैसे अ और अ का उदाहरण, और अ का उदाहरण है दैत्य धन अरि से बना दैत्यारि। कैसे बना? दैत्य में जो अ है यानी य में जो अ सम्मिलित है और यहाँ पर जो अरि में अ है, अरि के पूर्व का, दैत्य के पश्च का, लेकिन इस पद के और इस पद के, इस पद के पश्च का अ और इस पद के पूर्व का अ मिलाकर क्या दीर्घ हुआ? आ। यहाँ आकार से परे सवर्ण आकार है, यानी आकार से परे, आकार के बाद समान वर्ण अ है, समान वर्ण आकार है, अतः दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होकर दैत्यारि बना। अब इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होकर दैत्यारि बना। तो अब देखते हैं ई और ई का उदाहरण। यहाँ भी वही होगा, अका सवर्ण दीर्घ, यानी अक के स्थान पर, तो अक में अ का उदाहरण आपने देखा। अब आप ई का उदाहरण देखिए, तो ई के उदाहरण में श्री धन ईश, श्री का ई यानी बड़ी प्लस ईशा की बड़ी मिलाकर क्या बन गई? बड़ी। तो ये बन गया श्रीशा। श्रीशा अर्थात लक्ष्मी के स्वामी, यानी लक्ष्मी जी के स्वामी यानी विष्णु जी। तो यहाँ पर देखिए, अब ऊ का उदाहरण देखिए, विष्णु धन उदय। यहाँ पर ऊ, छोटा ऊ और फिर एक छोटा ऊ, यानी कि इसको मिलाकर बन गया बड़ा ऊ। दीर्घ होकर क्या बना? बड़ा ऊ। दो छोटा ऊ मिलाकर दीर्घ हो गया। अका सवर्ण दीर्घ, दोनों सवर्णाएं हैं यानी समान वर्णाएं हैं, तो ये दीर्घ हो गया। विष्णु धन उदय, तो विष्णु का ऊ और उदय का ऊ बराबर ये हो गया विष्णु उदय। क्या हो गया? विष्णु उदय, यानी विष्णु का उदय, उदित होना। तो ये हो गया विष्णुदय। विष्णुदय अर्थात विष्णु का उदय। अब आइए री के उदाहरण पर। अ का उदाहरण हो गया, ई का, ऊ का, अब बचा री। री के उदाहरण में देखिए, पितृधन ऋण से बना पितृण। अब यहाँ देखिए सवर्ण है दोनों, री धन री बराबर ये बड़ा री यानी दीर्घ री से बना पितृण। तो इस तरह से आपने दीर्घ संधि के अंतर्गत अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं और उनसे संधि होकर जो भी परिवर्तन होता है उसका एक एक उदाहरण आपने देख लिया। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद गुण संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत आती है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इस सूत्र की संस्कृत व्याख्या पहले समझ लीजिए। अवर्णादचि परे पूर्व परियो रेको गुणा आदेश स्यात्। अर्थात अवर्ण के अंतर्गत अ और आ दोनों आते हैं, से परे यानी उसके बाद। यदि अच, अब देखिए अच में तो अ च, यहाँ पर ई उ री ए ओ आई औ सारे स्वर आते हैं, लेकिन यहाँ पर गुण संधि के अंतर्गत केवल ई उ और री आएगा, क्योंकि इन्हीं का गुण एकादेश हो सकता है। गुण एकादेश क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे। तो पूर्व एवं पर यानी पहले एवं बाद, दोनों पहले एवं बाद अर्थात ये पहले का स्वर है और ये बाद का स्वर है, दोनों स्वरों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। तो जैसे अ या आ के बाद ई या ई आता है तो उसका गुण एकादेश ए होता है। अ या आ के बाद उ या
बड़ा ऊ आता है तो उसका गुणेकादेश ओ होता है, और अ या आ के बाद री आता है तो उसका गुणेकादेश अर होता है। जैसे यहाँ उदाहरण से समझिए, यहाँ अ या आ के बाद ई और ई का उदाहरण है जिसका कि गुणेकादेश ए यानी ए की मात्रा होती है। अब यहाँ पर है उपधन इंद्र। उप में उप का यानी जो पूर्व पद है उसका प में जो अ है, और इंद्र, इंद्र जो पश्च पद है उसके पूर्व का जो अक्षर है, वर्ण है ई। इन दोनों, यहाँ पर क्या कहा गया है, पूर्व एवं पर, यानी पूर्व का स्वर ये है और पर का स्वर ये है। इन दोनों स्वरों को मिलाकर गुणेकादेश यानी अ और ई का गुणेकादेश ए होता है। ये हो गया उपेंद्र। अब देखते हैं अ या आ के बाद उ या ऊ के बाद जो ओ गुणेकादेश होता है उसका उदाहरण। जैसे चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। अब यहाँ चंद्र में द का जो अ है और उदय में ऊ का जो ऊ है, यानी पूर्व स्वर और पश्च स्वर, दोनों को मिलाकर यहाँ पर गुणेकादेश हुआ ओ, यानी अ और ऊ को मिलाकर कौन सा गुणेकादेश हुआ, ओ। और यहाँ चंद्र और उदय को मिलाकर बन गया चंद्रोदय, यहाँ ओ की मात्रा लग गई। उसी प्रकार यहाँ पर जलधन उर्मी बराबर जलोर्मी, तो यहाँ पर ल का पूर्व स्वर और ऊ का पश्च स्वर, ये पूर्व और पश्च स्वर को मिलाकर यहाँ पर कौन सा गुणेकादेश हुआ, ओ, यानी कि जल धन उर्मी जलोर्मी। ल के बाद यहाँ पर अ और ऊ को मिलाकर ओ मात्रा का गुणेकादेश होकर जलोर्मी शब्द बना। गुण संधि में गुण एकादेश जो मैंने कहा था आपको बाद में बताएंगे, वो समझ लीजिए। जैसे अ और ई को मिलाकर अ और ई को ए गुण एकादेश हुआ। अ गुण संज्ञक है, इसका कारण समझ लीजिए। अ गुण संज्ञक है और इसका कारण यह है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का भी उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान तालु है। दोनों मिलकर हुआ कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, इसलिए अ और ई को ए गुण एकादेश हुआ। अब जैसे अ धन उ को कौन सा गुण एकादेश हुआ, ओ। अब यहाँ पर देखिए उसका कारण यही है, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और दोनों मिलकर हुए कंठोष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान हुआ कंठोष्ठ, इसलिए इन दोनों को अ और उ को कौन सा गुण एकादेश हुआ, ओ, यानी ओ की मात्रा का गुण एकादेश हुआ। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि गुण एकादेश क्या होता है और क्यों और ई को मिलाकर और ऊ को मिलाकर उनको ए और इनको ओ गुण एकादेश हुआ। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी आपको ये पढ़कर संस्कृत सूत्रों के माध्यम से समझकर कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यण संधि। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।